फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लहर में। और आज मैं फिर से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। और ये वीडियो हमारा कल का जो है उसको कंटिन्यू करता है। कल हमने अध्याय 12 स्टार्ट किया था। पिछले अध्याय हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अध्याय 12 जो है उसके अंदर आज हम धारा 221 से स्टार्ट करेंगे। कल अध्याय 12 में हमने देखा था कि 200 से लेकर 297 उसमें धाराएँ हैं। 200 से लेकर 220 जो धाराएँ थी वो कल के वीडियो में मैंने कंप्लीट करवा दी 20 धाराएँ। आज 221 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए ताकि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ला सकें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए धारा 221 क्या कहती है। कल मैंने आपको 3 धाराएँ बताई थी, तीनों आपको याद रखनी है। 205, 206 और 207, ठीक है। 205, 206 और 207। इनमें क्या बताया था मैंने आपको। 205 में मैंने आपको बताया था, एक अलग से पेपर लेके समझाया था कि कोई व्यक्ति है, उसके सामने खाली प्लॉट है, चारों तरफ प्लॉट है, ठीक है। अब उसको नाली निकालनी, उसके पास कोई विकल्प नहीं है कि उस प्लॉट में से ही नाली निकालनी पड़ेगी। तो नगर पालिका मध्यस्थता करवाकर किसी प्लॉट के कोने से या साइड से वो नाली निकलवा सकता है, ठीक है। फिर 6 में मैंने बताया था कि नाली निकलवाने की अनुमति मिल गई उसको, तो वो नाली को जल्द से जल्द पूरी करवाएगा, उसका निर्माण कार्य। और तोड़फोड़ यानी कि कम से कम नुकसान हो इस प्रकार कार्य करवाएगा, और नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी वो करेगा, ठीक है। फिर 207 में मैंने क्या बताया था कि जिस प्लॉट में उसने नाली बनाई है, कुछ वर्षों बाद में वहाँ पर वो व्यक्ति जिसका वो प्लॉट है वो मकान बनाना चाहता है, तो वो उस आवेदन करता है नगर पालिका में, और वो नाले को या तो हटवा देता है या फिर उसका मार्ग परिवर्तन करवा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने 5, 6 और 7 में कल पढ़ी थी। आपने अगर नहीं देखी तो वीडियो जाके देखना पहले, ठीक है। अब इन तीनों का सम्मिलित रूप 221 है। इन तीनों का सम्मिलित रूप क्या है? 221। बस इतना याद रखना है कि 205, 6 और 7 का सम्मिलित रूप 221 है कि परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि से होकर पाइप लगाने या नाली रखने की शक्ति। और इन तीनों का सम्मिलित रूप है। कल मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी कि जो नगरपालिका जो अनुमति देती है, तो नगरपालिका की ओर से अनुमति कौन देती है? जायज़ सी बात है कि सीएमओ देता है। तो कल लिखवाया नहीं था, इसलिए आज मैंने इसमें लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा 222। 221 याद रह जाएगी, ठीक है। 222। फिर धारा 222 क्या कहती है कि अपेक्षित या दायी व्यक्ति को नोटिस के पश्चात सीएमओ की कार्य निष्पादन करने की शक्ति। यानी क्या कहना चाह रहा है ये कि कोई कार्य है, ठीक है, कोई भवन है, मान लीजिए आपका भवन है, ठीक है। उस भवन की नाली है, वो नाली टूट जाती है और उसका गंदा पानी पूरी गली के अंदर फैल रहा है, ठीक है। तो नगर पालिका का जो सीएमओ है वो नोटिस जारी करता है कि आप अपनी नाली की मरम्मत करवाइए, वो जो गंदगी फैली उसको साफ करिए, ठीक है। तो आप उसकी सुनवाई नहीं करते हो, आपको नोटिस आता है तो मिला नहीं, या फिर मिलता है तो आप उसकी सुनवाई नहीं करते हैं, या फिर मान लीजिए आप रहते ही नहीं हो, आप बाहर गए हुए हो, तो फिर ऐसी स्थिति में सीएमओ क्या करेगा? सीएमओ आपको पहले तो नोटिस, सबसे पहले वो खुद नहीं करता है, पहले आपके लिए क्या करेगा? नोटिस जारी करेगा। नोटिस की सुनवाई नहीं होने के बाद में भी वो क्या करता है? उस नाली की या जो जल निकासी है या जो मल वहन है उससे संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो क्या करता है? खुद करता है उन कार्यों को, ठीक है, नगर पालिका की निधि से पैसे लगा के, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जो ठीक करने के बाद में वो जो पैसे है जो उसने खुद ने लगाए नगर पालिका की निधि से, वो आपसे, ठीक है, यानी कि जो दायी व्यक्ति है, जिसका भवन है, जिसकी नाली है, ठीक है, उससे वो बकाया के रूप में वसूल कर लेता है, ठीक है। ये चीज़ ये कहना चाह रहा है कि नगरपालिका क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति के, जो दायी व्यक्ति है, उसकी जल निकासी और मल वहन से संबंधित कार्य नोटिस के बाद भी अगर वो कार्य नहीं करता है तो सीएमओ उस कार्य का निष्पादन खुद करता है, बाद में बकाया के रूप में उसका वसूल कर लेता है, ठीक है। 223 क्या कहता है कि कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर के द्वारा किया जाना। अनुज्ञप्तिधारी मतलब लाइसेंस प्राप्त, यानी कि ऐसा प्लम्बर जिसको उस कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त हो। तो कोई कार्य, कैसे कार्य विशेष होगा तभी तो लाइसेंस वाले व्यक्ति से करवाएंगे। तो विशेष कार्य या जो बड़ा कार्य होता है नगरपालिका का, वो नगरपालिका लाइसेंस प्राप्त यानी कि अनुज्ञप्ति प्राप्त प्लम्बर से ही करवाएगी। और छोटे मोटे और कोई मामूली कार्य है वो किसी अन्य बिना लाइसेंस वाले व्यक्ति से, प्लम्बर से भी करवा सकती है, ठीक है। तो बड़े कार्य लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर से करवाएगी, और उस लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर की नियुक्ति, ठीक है, उसके कार्य यानी कि उसको क्या कार्य करना है, उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, उसकी फ़ीस क्या होगी, या अगर उसने कार्य गलत किया है, ढंग से नहीं किया है, उसके संबंध में कोई भी शिकायत है उसका निपटान करना, उसके लाइसेंस को रद्द करना या निलंबित करना, ये सारे कार्य जो है वो सीएमओ के द्वारा किए जाएंगे, ठीक है।
सीएमओ उसकी नियुक्ति करता है, उसके कार्य निर्धारित करता है, उसकी फीस, शर्तें, उसके लाइसेंस को रद्द निलंबन करना है, सारे कार्य कौन करेगा? खुद सीएमओ करेगा। ठीक है। फिर धारा 224 क्या कहती है? कुछ कार्यों का प्रतिषेध। अब मैं आपको कहूँ कौन से कार्य, ठीक है, तो कुछ कार्य का प्रतिषेध यानी कि नगर पालिका है उसकी जो संपत्ति है, नगर पालिका की जो संपत्ति है, जैसे नगर पालिका की कोई पोल है, ठीक है, कोई लाइटों के खंभे वगैरह है, उसके कोई वाटर मीटर है, विद्युत मीटर है, वॉल है, जल स्रोत है, मल नालियाँ है, पाइपलाइन है, उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। कोई भी व्यक्ति, नगर पालिका का कोई भी व्यक्ति उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी कि ये सब क्या नगर पालिका की संपत्ति है। तो कुछ कार्य कतिपय ऐसे कार्य, कुछ कार्य मतलब कतिपय ऐसे कार्यों का प्रतिषेध है जो नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो। देखिए 224 बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, मैंने इसको आपको शॉर्ट में लिखवाया है। मतलब उसमें एक एक चीज़ को दे रखा है कि जैसे पोल है तो पोल है, उनको इनका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकता है, उनकी लाइट तोड़ फोड़ नहीं कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है। एक में बहुत लंबे 3-4 चीज़ें दे रखी है। तो अगर मैं सीधी बात कहें कि नगर पालिका की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। वाटर मीटर है, उसको हटा नहीं सकता, उसको बंद नहीं कर सकता है, और या फिर जो वाटर चैनल है उनका, उनमें तोड़फोड़ नहीं कर सकता है, उनका मार्ग परिवर्तन नहीं कर सकता है, वाल को बंद नहीं कर सकता है, घुमा नहीं सकता है, ठीक है, मल नाली को तोड़फोड़ नहीं कर सकता है, पाइपलाइन में कोई अपशिष्ट पदार्थ वगैरह नहीं डाल सकता है। सब बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो वो सब आपको समझ सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि नगर पालिका की संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कुछ कार्य मतलब कतिपय ऐसे कार्य जिनमें नगर पालिका की संपत्ति उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, एक इसमें 224 में 225 क्या कहती है कि मलवाही संक्रमणों के प्रवर्तन। मलवाही संक्रमण मतलब कि कार्य, मल वहन के जो कार्य है उनका प्रवर्तन यानी कि क्रियान्वयन करेगी कौन? कि नगर पालिका राज्य सरकार के अनुमोदन से अपने क्षेत्र के अंदर मल वहन के जो भी कार्य होते हैं उनका रखरखाव होता है, या उनके जो प्रभार होते हैं, प्रभार का मतलब चार्ज, जो प्रभार होता है उसका मतलब होता है चार्ज, यानी कि वो कार्य करने के लिए जो भी चार्ज होता है उनके बिल बनाने और उनका संग्रहण किसी अभिकरणों एजेंसियों को सौंप सकती है। तो नगर पालिका क्या करेगी? जो मल वहन के कार्य है वो किसी एजेंसी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसके माध्यम से ये सारा कार्य करवा सकती है। ठीक है, तो 225 में क्या है कि मल वहन से संबंधित जितने भी कार्य है, उनका प्रभार है, उनके बिल बनाना, संग्रहण वगैरह, वो सारे कार्य किसी एजेंसी के माध्यम से करा सकेगी। ठीक है, 226 क्या कहती है धारा? ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं, कैसे याद करना मैं बता दूंगी। 226 क्या कहती है कि ठोस अपशिष्ट, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, जो भी ठोस कूड़ा करकट वगैरह होते हैं, उनके हस्तन, हस्तन का मतलब है हैंडलिंग, हस्तन का मतलब क्या होता है? हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब होता है, हम कहते हैं ना ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है, वो हैंडल करना ही तो क्या होता है? हैंडलिंग यानी कि हस्तन। तो जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनका प्रबंधन करना, उनको हैंडल करना, उसके संबंध में नगर पालिका के कर्तव्य 226 के अंदर ठोस अपशिष्टों के हैंडलिंग और प्रबंधन का कर्तव्य नगर पालिका का। तो नगर पालिका ये कार्य खुद भी कर सकती है, वही किसी एजेंसी के माध्यम से भी करवा सकती है। लेकिन ये कार्य किस धारा के, किस अधिनियम के अनुकूल करेगी? तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। देखिए सब ठोस अपशिष्ट से संबंधित बात हो रही है। ठोस अपशिष्ट क्या करते हैं? हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। तो धारा भी कौन सी आएगी? जो अधिनियम है 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसकी धारा 29 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये कार्य करेगी। ठीक है, फिर है धारा 227। तो ये 4 धाराएं जो है ठोस अपशिष्ट के बारे में याद रखना है। 227 क्या कहती है कि ठोस अपशिष्ट का प्रबंध। ठीक है, इसमें है ठोस अपशिष्ट का प्रबंध और हैंडलिंग, इनको हैंडल करना, लेकिन उनका हैंडल जो है यानी कि उनका जो प्रभार है, इसमें तो क्या है? नगर पालिका के कर्तव्य, और उसमें है कि वो जिस एजेंसी को देगी, ठीक है, जिस एजेंसी को देगी वो उसके बिल भी बना सकती है और उसके चार्ज, जो उसका चार्ज लगेगा उसका संग्रहण भी कर सकती है, और जो भी वगैरह चार्ज वगैरह वो वसूलेगी उसकी दर का निर्धारण कौन करेगी? तो नगर पालिका करेगी। तो इसके अंदर तो है ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हैंडलिंग यानी कि निस्तारण, और निस्तारण, प्रबंधन और निस्तारण के लिए बिल बनाना और प्रभार संग्रहण किसकी दर पर? नगर पालिका की दर पर। करती कौन है? स्वयं भी कर सकती है, किसी एजेंसी के द्वारा भी कर सकती है। ठीक है, फिर धारा 228 क्या कहती है कि ठोस अपशिष्टों का नगर पालिका की संपत्ति होना। हमने पहले प्रबंधन और उनका हस्तन देखा, फिर प्रबंधन और हस्तन के बाद उनका बिल बनाना और चार्ज वसूल करना। उसके बाद में ये सब कार्य नगर पालिका खुद कर सकती है, एजेंसी को दे सकती है। कब दे सकती है? जब वो उसकी खुद की संपत्ति होगी तभी तो ये कार्य वो करवा सकती है। तो ये सब क्या है? ठोस अपशिष्ट नगर पालिका की संपत्ति है। तो नगर पालिका की संपत्ति है, तो नगर पालिका जैसे उचित समझे उनका निस्तारण कर सकती है। नगर पालिका की संपत्ति, अगर आपकी कोई खुद की संपत्ति होगी तो आप चाहे जैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे जैसे उसका
डिस्पोजल कर सकते हैं। तो नगर पालिका की संपत्ति इसलिए नगर पालिका चाहे जिससे उसका निस्तारण कर सकती है। ठीक है। 229 क्या कहती है, ठोस अपशिष्टों के व्ययन यानी कि डिस्पोजल। पिछली जो धाराएं मैंने पढ़ाई थी उसमें डिस्पोजल का अर्थ मैंने अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, उसमें देखिएगा। ठोस अपशिष्टों के जो डिस्पोजल के लिए स्थान नियत करना, यानी कि जो ठोस अपशिष्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको हर कहीं पर तो डिस्पोजल नहीं कर सकते। ठीक है, उनके लिए फिक्स स्थान निर्धारित होते हैं। करती कौन है, नगर पालिका करती है। ठीक है, और स्थान नियत करने से पहले किसका अनुमोदन लेती है, तो सरकार का, राज्य सरकार का अनुमोदन लेकर ही करती है। ठीक है, हमेशा फिक्स स्थानों पर करती है। एक बार किसी स्थान का नियत करने के लिए अनुमोदन लेती है, लगातार उसी पर करती है। फिर अगर उसको नए स्थानों का को निर्धारण करना हो तो फिर से उसको क्या लेनी होती है, सरकार से अनुमति लेनी होती है। वो अपनी सीमा के भीतर भी कर सकती है उनका डिस्पोजल, और सीमा के बाहर भी कर सकती है। खुद स्वयं भी कर सकती है, किसी एजेंसी के माध्यम से भी करवा सकती है। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले तुमने देखा ठोस जो अपशिष्ट है उनका प्रबंधन और उनका हैंडलिंग। ठीक है, फिर उनका प्रबंधन और हैंडलिंग के साथ साथ उनका बिल बनाना और चार्ज वसूल करना। फिर उन जो ठोस अपशिष्ट उनका संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति होना, और जब उसकी संपत्ति है तो उसका चाहे जैसे वो क्या कर सकती है, डिस्पोजल कर सकती है। तो डिस्पोजल के लिए स्थान नियत करना। ठीक है, 4 धाराएं यानी कि कौन कौन सी, 26, 27, 28 और 29, ये 4 धाराएं आपको ठोस अपशिष्टों के हिसाब से याद रखनी है। ठीक है, 230 क्या कहती है, 230 कहती है परिसरों के स्वामियों। ठीक है, परिसर मतलब कि कोई भूमि है, कोई भवन है, तो उसका कोई स्वामी है या उसका अधिभोगी है जो उसका उस वक्त उपयोग कर रहा है, उसका ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत या स्थान पर ही भंडारण करने का कर्तव्य। क्या कहना चाह रहा है कि जो भी मतलब मान लीजिए आपका भवन है, ठीक है, तो आपका भवन है, आपके घर का कूड़ा करकट है, आप साफ सफाई करते हो, तो जो कचरा है आप क्या बाहर फेंक देते हो गली में, नहीं ना, तो जो गलियों में नहीं फेंकते, आप क्या करते हो, उसका जहाँ वो उत्पन्न हो रहा है, मतलब जहाँ आप साफ सफाई करो वहीं पर ही उसको जमा करोगे, वहीं पर ही उसका जो भंडारण करोगे। ठीक है, फिर उसको नगर पालिका की ओर से बताया गया है लाल थैली और पीली थैली, तो गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। ठीक है, अलग अलग करके फिर नगर पालिका की जो गाड़ी होती है उसमें डाल देते हो। ठीक है, तो इस प्रकार उनका अलग अलग जो बेहतर तरीके से उनका क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। तो ये कह रहा है कि जो परिसर के स्वामी अधिभोगी है वो जो उनके घर का जो ठोस अपशिष्ट वगैरह होता है वो जहाँ उत्पन्न हो रहा है, उनके घर में हो रहा है, तो वहीं पर ही उनका ढंग से भंडारण करता है। फिर जैसे सीएमओ नोटिस जारी करता है कि आपको उस कूड़े करकट का क्या करना है, कि वो गाड़ी आएगी उसमें डालना है या फिर कोई नियत स्थान है वहाँ फेंकना है, तो जो सीएमओ नोटिस जारी करके जहाँ वो स्थान बताता है वहीं पर ही आपको उसका निस्तारण करना है। ठीक है, 231 क्या कहता है कि सहकारी आवास, ठीक है, कोई सहकारी आवास है, कोई सोसाइटी है, कोई अपार्टमेंट है, वहाँ के स्वामी आदि का कर्तव्य है। अब मैंने इतनी सी लाइन बोली, आपसे क्या समझे कि हम इतनी देर से क्या रामायण कर रहे हैं, साफ़ सफाई के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, तो हम साफ़ सफाई की बात कर रहे हैं, तो जो सहकारी आवास है, सोसाइटी है, अपार्टमेंट है आदि का कर्तव्य क्या है, साफ़ सफाई रखना। बस सीधी सी बात है कि उनके अपनी जगह के, उनके जो ठोस अपशिष्ट है उनको अपनी जगह के ठोस अपशिष्टों का प्रबंधन करना है, साफ़ सफाई रखना है। ठीक है, 232 में क्या है, प्रतिषेध है। 232 में क्या है, प्रतिषेध है, यानी कि इससे लिंक करके चलना है। इसमें तो क्या है, खुद के आवास या सोसाइटी का में गंदगी नहीं फैलानी है। उसके बाद में प्रतिषेध, आपको ना सिर्फ अपनी सोसाइटी, अपार्टमेंट या अपने भवन में गंदगी फैलानी है, नहीं फैलानी है, बल्कि आपको जो सार्वजनिक स्थल है, ठीक है, जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर भी आपको प्रदूषण नहीं करना है, आपको गंदगी नहीं फैलानी है। क्योंकि हम आसपास देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कूड़ा करकट वगैरह होता है थैलियों में डाल के सार्वजनिक स्थलों पर फेंक देते हैं। कोई खाली प्लॉट है तो वहाँ फेंक देते हैं। ठीक है, और कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उसको भी सार्वजनिक स्थलों पर ले जाके फेंक देते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, प्रदूषण फैलाने वाले काम होते हैं, तो उनको नहीं करता है। कुछ खाते पीते गलियों वगैरह में स्ट्रीट फूड वगैरह खाते हैं तो वहीं फेंक देते हैं। ठीक है, तो वो सारा प्रदूषण नहीं करना है, ये चीज़ कह रहा है, प्रतिषेध है। ऐसा होता है ना, जैसे बोर्ड लगा हुआ होता है कहीं पर ऐसे गोल करके, फिर यू क्रॉस करके, फिर यहाँ लिखा होता है प्रोहिबिशन, तो बस वही कह रहा है, प्रतिषेध है, मतलब कि आपको सार्वजनिक स्थलों पर प्रदूषण नहीं करना है। ठीक है, 233 क्या कहता है, सेम ये चीज़ यहाँ तो है, सिर्फ आपको प्रदूषण, आपको पहले क्या दे दिया, आपको चेतावनी कि आपको प्रदूषण नहीं करना है। ठीक है, फिर चेतावनी दी आपको, फिर भी आप क्या कर रहे हो, मार्गों को गंदा कर रहे हो, अपशिष्ट जमा कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो आपको रंगे हाथ पकड़ के, ठीक है, आपको रंगे हाथ पकड़ के आपसे 500 रुपये वसूल कर लिए जाएंगे ऑन द स्पॉट। आप पर क्या जुर्माना लग जाएगा, 500 रुपये का जुर्माना लग जाएगा मौके पर ही। 234 क्या करता है कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन एवं हस्तन,
हस्तन का मतलब भी बताया ऊपर हैंडलिंग, ठीक है, कि जीव चिकित्सा प्रबंध, ठीक है। बात वही है कि जीव चिकित्सा मतलब यहाँ पर तो सभी प्रकार का कचरा है, यहाँ पर अलग से इसको बस नाम अलग से दे दिया कि कोई जीव चिकित्सा अपशिष्ट मतलब कि जो भी मेडिकल अपशिष्ट है, मेडिकल अपशिष्ट मतलब सिरिंज वगैरह, दवाइयाँ वगैरह जो भी है, उनका प्रबंधन और हैंडलिंग नगर पालिका का क्या है कर्तव्य, स्वयं भी कर सकती है कि एजेंसी के माध्यम से भी करवा सकती है। किस अधिनियम के तहत, तो 1986 जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उसकी धारा 29 के तहत करवाएगी। बस सेम ये है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट को हटाकर यहाँ पर जोड़ दीजिएगा परिसंकटमय अपशिष्ट, यानी कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक अपशिष्ट है, उनका प्रबंधन और निस्तारण। ये चारों एक जैसे है। आपको सबसे पहले तो चारों नहीं 5, आपको खुद के घर पे गंदगी नहीं करनी है, ठीक है, खुद के घर पे गंदगी नहीं करनी है। और आप किसी सोसाइटी में रहने हो, पहले तो घर पे गंदगी नहीं करनी है, फिर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जिस अपार्टमेंट में, जिस गली मोहल्ले में रह रहे हो, वहाँ पर गंदगी नहीं करनी है। फिर वो गली मोहल्ला भी तो किसी सार्वजनिक स्थल का भाग है, तो आपको किसी सार्वजनिक स्थल पर भी गंदगी नहीं करनी है। फिर कोई किसी मतलब अगर आप गंदगी करते हैं तो आप पर क्या 500 रुपये का जुर्माना लग जाएगा। फिर एक स्पेशलाइज्ड कर दिया कि जो भी मेडिकल अपशिष्ट है उनका प्रबंधन हस्तन, फिर परिसंकट में अपशिष्टों का प्रबंधन हस्तन, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 तो मैंने आपको 2 एक साथ याद रखना है, एक में जीव चिकित्सा अपशिष्ट है, एक में परिसंकट में है, 34 और 35 में, 34 में मेडिकल अपशिष्ट और 35 में परिसंकट में अपशिष्ट, ठीक है। 2 ये साथ में याद रखने नीचे के। उससे पहले खुद के घर, सबसे पहले खुद का घर, जैसे ये तो आपका घर हो गया, ठीक है। फिर आपका घर भी तो किसी कॉलोनी में है तो वो कॉलोनी या कोई सोसाइटी है, फिर ठीक है, और वो कॉलोनी भी तो किसी सार्वजनिक स्थल का भाग है, किसी शहर का भाग है, तो वो हो गया, ठीक है। अब आप इन तीनों में कहीं पर भी अपशिष्ट करते हैं तो आप पर क्या लग जाएगा 500 रुपये का जुर्माना। 3 और 4 यानी कि 1 2 3 और 4 ये चारों एक साथ याद करने, 2 याद करवा दिए, 4 याद करवा दिए। स्टार्टिंग का देखते हैं हम एक बार। तो 221 में मैंने आपको बताया कि आपको जो पिछले 3 धाराएं थी 5 6 और 7, इनके साथ 221 को याद रखना है, ठीक है। 222 को कैसे याद रखेंगे कि सारे काम दूसरों से करवाने, क्या 2 2 2 यानी कि तुम दूसरों से काम नहीं करवाने, 2 2 2 मतलब कि 222 यानी कि सारे काम दूसरों से नहीं करवाने, सीएमओ खुद भी कुछ कार्य कर लो। तो दूसरों को नोटिस भेजने के बाद अगर वो कार्य नहीं करता तो सीएमओ को खुद को कार्य करना होता है, ठीक है। फिर 23 के अंदर आ जाएगा, एक तो प्लम्बर जो लाइसेंस प्राप्त प्लम्बर होता है उसके द्वारा कार्य किया जाना, ठीक है, 223 के अंदर। और कुछ कार्यों का प्रतिषेध, ये हो गया जो भी कुछ संपत्ति है किसकी, नगर पालिका की, उसको मतलब उसको ख़राब नहीं करना है, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, ठीक है। फिर मैंने ये 3 आपको अलग से याद रखने हैं, ठीक है। 23 24 और 25, 23 उसमें 222 में तो सीएमओ खुद कार्य करवाता है, 23 के अंदर प्लम्बर से कार्य करवाता है, ठीक है। 22 में सीएमओ खुद कार्य करता है, 23 में प्लम्बर से कार्य करवाता है, और फिर कार्य करवाते करवाते कुछ कार्यों का प्रतिषेध कर देता है। क्या प्रतिषेध कर देता है, जो उसकी संपत्ति उसको नुकसान नहीं पहुँचाना, ठीक है। 222 23 24 याद हो गया। फिर 25 में आपको याद रखना है कि मलवहन संक्रमणों के प्रवर्तन, मलवहन संक्रमणों के प्रवर्तन मतलब कि क्रियान्वयन, यानी कि जो मलवहन से संबंधित कार्य है वो नगर पालिका किसके एजेंसी के माध्यम से वो कार्य करवाएगी, ठीक है। उनके बिल वगैरह सब किससे बनवाएगी, एजेंसी से बनवाएगी, ठीक है। फिर 226 27 28 और 29 मैंने आपको कहा था ये चारों आपको साथ में याद करने, क्योंकि चारों किससे संबंधित है, ठोस अपशिष्ट से संबंधित है, ठीक है। फिर उसके बाद में 230 31 32 33 ये चारों साथ में याद करने थे, ठीक है, मैंने अभी समझाया आपको। फिर 34 और 35 आपको साथ में याद करने थे। तो ऐसे 2 2 के 3 3 के जो सेम है उनका थोड़ा सा बिठा के चलिए साथ साथ में, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाए। मैंने फिर कह रही हूँ ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बहुत रेयर है कि आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, और अगर पूछा जाएगा तो सीधा आपको धाराओं से पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे जोड़े बना के याद रखने हैं कि किस में क्या है, ठीक है। तो मैं लास्ट में एक बार फिर से आपको सारा एक साथ करके याद करवा दूँगी। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।